अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने बायोलॉजी की बुक स्टार्ट की थी 9th क्लास की बायोलॉजी, जो कि है हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन एज फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। चैप्टर 1 में इसका स्टार्ट किया था, जो था हमारे पास साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो उसके अंदर हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और कुरानिक हिंट्स और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को टच किया था। तो लेट्स कंटिन्यू जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमने उस दिन पढ़ा था फिज़ियोलॉजी की ब्रांच तक। जो फिज़ियोलॉजी की ब्रांच में मैं पढ़ा था कि इसके अंदर हम फंक्शंस पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के ऑर्गन सिस्टम के अंदर वो फंक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं और वो फंक्शंस कैसे टेक प्लेस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है हम फिज़ियोलॉजी में पढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स के जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं टिश्यूज़ को, जो हमारे ऑर्गेनिज़म्स और तो अगर हम लोग देखें तो हमने जो है पूरे ऑर्डर से पढ़ना स्टार्ट किए हैं ब्रांचेस। मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर, शेप वगैरह देखते हैं। ठीक है, शेप के बाद एनाटमी आ जाती है। एनाटमी में जिसके अंदर हम कट लगा के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, ऑर्गन्स को देखते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी में हम लोग उनके फंक्शंस को पढ़ते हैं। अब हिस्टोलॉजी, अब ऑर्गन्स हमारे पास किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं। टिश्यूज़ जो है वो सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो हायर लेवल से ना लोअर लेवल पे आ रहे हैं, मतलब बड़े लेवल से छोटे लेवल पे आ रहे हैं। पहले हमने बाहर की शेप और स्ट्रक्चर देखा, फिर हम ऑर्गन सिस्टम के मतलब उनके स्ट्रक्चर की तरफ आए, जो एनाटमी भी पढ़ते हैं, फिर हम उनके फंक्शंस की तरफ आए। अब हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी के अंदर हम जो है वो उन ऑर्गन्स जो हैं उनके टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं कि मतलब उनके टिश्यूज़ उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझते हैं टिश्यूज़ की। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हम हिस्टोलॉजी की देख लेते हैं। Histology, the microscopic study of the tissues of organisms, is called histology. The example is the epithelial tissue that forms a continuous layer covering the entire body surface. टिश्यू जो है वो हमारे पास डिफरेंट सेल की ग्रुपिंग की वजह से बनते हैं। जब हमारे पास एक ही किस्म के सेल ग्रुप्स बनाकर एक ही फंक्शन को अंजाम देते हैं तो उनको हम टिश्यू कहते हैं। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, एग्जांपल उन्होंने दी है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ की। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज़ के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। अभी अगर मैंने बताया तो आप लोग कंफ्यूज कर देंगे। तो अगर आप लोग देखें तो ये एक सेल, एक कॉलम जो है ना वो एक सेल है। तो ये कितने सेल हैं? ये सब मिलकर एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से होते हैं आपको पता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो हमारी स्किन की लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे स्किन को, ये सारे सेल एपिथेलियल सेल्स मिलकर एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, जो कि एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो क्या कि हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम टिश्यूज़ को पढ़ते हैं कि टिश्यूज़ कौन से हैं, अब हमें तो नहीं पता ना, देखने में हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, फिर पता चलेगा कि इसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है। उसके माइक्रोस्कोप से हम इसको देखेंगे, फिर हमें पता चला कि ये एपिथेलियल सेल्स है। एपिथेलियल सेल्स की ग्रुपिंग हुई है और ये हमारे पास किस में प्रेजेंट थे? स्किन के अंदर। हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये टिश्यू कौन से पार्ट का है, स्किन का टिश्यू है या फिर किसी ऑर्गन की लाइनिंग का टिश्यू है। तो इसलिए हम इनको स्टडी करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग बता सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का कि डिफाइन हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले आप हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन देंगे कि ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सेकंड, इसके एग्जांपल देंगे, एग्जांपल आपको दिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम टिश्यू से हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये हमारे पास कौन से बॉडी रीजन का टिश्यू प्रेजेंट है और ये टिश्यू कौन सा है, इसका फंक्शन क्या है, मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू है या कार्डिक टिश्यू है या स्मूथ मसल टिश्यू है। ये आगे आप पढ़ेंगे, सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, लेकिन स्लोली आपको बस ये बता रही हूँ कि हिस्टोलॉजी है क्या, मतलब क्या ब्रांच है, इसके अंदर स्टडी हम क्या करते हैं और ये किस चीज़ के लिए हम इसको स्टडी करते हैं, ये ब्रांच की बनी है। 5th हमारे पास आ जाती है जी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आप उसके नाम से इसको याद रख सकते हैं कि साइटोलॉजी, सी का वर्ड से मान लो, ये मेरे अपने लॉजिक्स हैं याद करने की, आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, लेकिन सी से मैंने याद रखा कि ये सेल्स की स्टडी को कहते हैं। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेल बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सेल्स और सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं आपको पता है? आपको पता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सेल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, लेकिन चलें फिर भी आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, जब अभी हमने हिस्टोलॉजी में पढ़े टिश्यूज़, उससे पहले एनाटमी में पढ़े थे ऑर्गन्स। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हम बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ आ रहे हैं।
अब टिश्यूज़ किससे बनते थे? सेल से। तो अब हम सेल को स्टडी करेंगे। जब हम टिश्यूज़ के बजाय टिश्यू हमने आइडेंटिफाई कर लिया एपिथेलियल टिश्यू है, अब हमने देखना है कि मतलब टिश्यू में आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये मतलब हमारी स्किन का टिश्यू है, लेकिन अब हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, सेल एपिथेलियल सेल को देखना है। तो उसकी जब हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो उसको हम कौन सी ब्रांच में कंसिडर करेंगे, उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? उसको कहते हैं हम साइटोलॉजी। ठीक है, तो सेल के अंदर हमारे पास सेल जो होता है हमारे पास, उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है सेल का? सेल होता है, उसकी आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, ये दो चीज़ें हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास बेसिक सेल का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज़। तो अगर बेसिक देखा जाए सेल और सेल ऑर्गेनेलीज़ में डिफरेंस ये है कि सेल ऑर्गेनेलीज़ जो है वो सेल का एक पार्ट होती है। सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज़ प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले वैक्यूल, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो सेल ऑर्गेनेलीज़ आती है। आप इनके नाम लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और अपने आंसर को और मॉडिफिकेशन देने के लिए आप ये नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे आप डिटेल से पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल सेल में होती हैं ना, मतलब ये जो होती हैं ये हमारे पास उन सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो वो जो हमारे पास प्लांट और एनिमल सेल्स हैं उनके अंदर हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज़ प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनकी सेल ऑर्गेनेलीज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो उनकी डिफरेंस को देखने के लिए और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, तो हम उनकी ऑर्गेनेलीज़ को स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसके अंदर भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, सबसे पहले आप साइटोलॉजी की डेफिनेशन देंगे, दैन एग्जांपल देंगे, दैन उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि वी स्टडी साइटोलॉजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी प्लांट एंड एनिमल सेल ऑर्गेनेलीज़ एंड टू डिफरेंशिएट वेदर इट के प्लांट्स एंड या एनिमल सेल है। ठीक है, आगे आ जाती है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपको नाम से पता चल रहा है कि जेनेटिक मींस जीन्स, ये जीन से रिलेट करती है। जीन्स हमारे पास किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स में, जो कि डीएनए होते हैं। और वो किसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। ठीक है, द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट्स हैविंग रेड फ्लावर्स प्रोड्यूसेस रेड फ्लावर्स, ऑफ वाइट कैट्स प्रोड्यूस वाइट किटन्स। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियस हमने पहले क्या किया? टिश्यू था, टिश्यू के अंदर से सेल को खोला, सेल के अंदर से हमने न्यूक्लियस को खोला, न्यूक्लियस के अंदर अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जीन्स को। जीन्स जो है वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स कोलाइड होकर, मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए से बने होते हैं ना, तो वो डीएनए किससे बना होता है? जीन से बना होता है। तो जीन्स की जब हम स्टडी करते हैं स्मॉलर लेवल पे, जीन्स क्या होती हैं? जीन्स हमारे पास जो है वो जेनेटिक मटीरियल जो हमारे पास होता है वो ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन में। कलर हो गया, जिससे इंसानों की अगर बात करें तो स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, बालों को कलर हो गया, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करता है जीन्स। तो एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमें बता दिया है कि क्या प्लांट्स, जब हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स जो है वो रेड फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे से उनके अगर दोबारा से उनके ऑफस्प्रिंग जनरेट होगा तो वो भी रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अगर वाइट किटन है, वाइट कैट है, ठीक है, तो उसके बच्चे क्या होंगे? वाइट ही होंगे ना, ब्लैक होने से रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो वो आप देखेंगे ब्लैक में क्या केस होता है। लेकिन जब हम जीन्स को स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आप क्या करेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ द जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। रोल क्या? हम फंक्शन पढ़ेंगे जीन्स का, कि किस तरीके से, वजह क्या है, मतलब किस तरीके से। अब जिस तरह वाइट किटन है तो उसके बच्चे आगे वाइट किटन ही पैदा होंगे, उनका क्या सीक्वेंस आता है, ये जो पूरा प्रोसेस है। अभी अगर आपको मैं डिटेल बताऊँगी तो ओबियसली आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप अभी जेनेटिक्स की ब्रांच पढ़ रहे हैं कि हम स्टडी जेनेटिक्स क्या है। जब हम पर जीन्स की स्टडी करेंगे कि जीन्स क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनती हैं और उनका फंक्शन क्या है इनहेरिटेंस के अंदर, तो उसको जो उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, उसकी एग्जांपल आप लिखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे टू स्टडी दी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस भी आपको बता देते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपके पेरेंट उसमें प्रेजेंट है, पेरेंट चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो,
पेरेंट की ट्रेड्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेड, ये चीज़ इनहेरिटेड है, ये हमारे इनहेरिटेंस में है। तो इनहेरिटेंस की ये जो ट्रांसफ़र ऑफ करैक्टरिस्टिक्स है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेड्स होता है ना पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ये कौन करता है, जीन्स करते हैं। तो हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स के अंदर कि जीन्स किस तरीके से ये चीज़ें परफॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास आ जाती है वो है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 7th ब्रांच है हमारे पास। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या, मतलब आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या वर्ड आ गया, मॉलिक्यूल। तो ये अब हम सेल से भी छोटे लेवल पर चले गए, ठीक है। मैंने कहा ना बड़े से छोटे लेवल पे आ रहे हैं, तो सेल से भी छोटे लेवल जो होता है मॉलिक्यूल आ जाता है, ठीक है। जब हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो उसकी पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स that make up living organisms. It mainly studies how DNA, RNA and proteins work together to control the activities of cells, for example protein synthesis. सबसे पहले आपको पता चलिए कि मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो कि मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, मॉलिक्यूलर स्टडी तो नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी से रिलेटेड हम मॉलिक्यूल्स की जब स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन से होते हैं, DNA, RNA और प्रोटीन्स। ये हमारे पास जो है 3 बेसिक और इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, DNA, RNA और प्रोटीन। जब हम इनकी स्टडी करते हैं, क्योंकि इन मॉलिक्यूल से मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स के अलावा हमारे पास कुछ भी डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि DNA और RNA प्रोटीन्स जो हैं, ये जो है अब DNA के अंदर हमारे पास सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। DNA होता है सेल के अंदर, DNA सबसे पहले DNA बनता है, DNA होगा तो वो आगे ऑर्डर देगा या आगे इंस्ट्रक्शंस देगा बाकी चीज़ों की डेवलपमेंट के लिए। DNA से ही इंस्ट्रक्शंस जाते हैं सेल के अंदर, जो सेल है अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, सेल मल्टीप्लाई करते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो DNA के इंस्ट्रक्शंस पे होती हैं। तो जब यही मॉलिक्यूल नहीं होगा तो फिर चीज़ें कैसे बनेंगी। ये चीज़ें जो हैं वो 3 बेसिक इंपॉर्टेंट जो है 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में काउंट करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम DNA, RNA और प्रोटीन को पढ़ते हैं कि ये लोग, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है और ये तीनों किस तरीके से मिल के प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो आगे प्रोसेस चलेगा ना, एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन क्या है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। मसल्स वगैरह, ये जो भी फ्लैश वगैरह ये सब प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और ये चीज़ें कौन बनाते हैं, DNA और RNA। फिर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं सबसे पहले कि DNA और RNA होता क्या है, ये इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन है कि इनका फंक्शन, ये कैसा प्रोसेस होता है जिससे प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बनता है। और फिर आगे हम जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है उसको पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो पढ़ते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम एग्जांपल बताएंगे DNA, RNA और प्रोटीन और उनकी प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। और इंपॉर्टेंस बताएंगे कि हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें इनके फंक्शन को और ये इनके प्रोसेस को, DNA सिंथेसिस के प्रोसेस को, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एम्ब्रोलॉजी। एम्ब्रोलॉजी की आपको नाम से पता चलेगा, एम्ब्रोयो फॉर्म होता है। एम्ब्रोयो क्या होता है, फीटस, कोई भी ऑफस्प्रिंग जो होता है वो एम्ब्रोयो होता है, ठीक है। Embryology is a branch of biology that studies the development of an organism from the fertilization of the egg to the formation of a fully developed organism. एम्ब्रोलॉजी अब हमारे पास ह्यूमन एम्ब्रोलॉजी भी हो सकती है। मतलब एम्ब्रोलॉजी क्या है, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म के बनने को पढ़ना मतलब किस प्रोसेस से वो बन रहा होता है, उसके लिए क्या चेंजेस आ रहे थे, उसकी डेवलपमेंट के क्या चेंजेस आ रहे थे, उस चीज़ को पढ़ने को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रोलॉजी। अब ये प्लांट्स के बारे में भी हो सकती है, इंसानों के बारे में भी हो सकती है और जानवरों के बारे में भी हो सकती है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं different stages of development of an organism from a fertilization of an egg to the fully developed organism is called embryology, ठीक है। उसके बाद जो स्टेजेस है वो डिफरेंट आगे। एम्ब्रोलॉजी सिर्फ इंसान बनने तक, पैदा होने तक कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि सेल की फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब हमारे पास मेल से जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो मिलकर जब वो फ्यूज़ होते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद जो डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, जो ग्रोथ आते हैं या डेवलपमेंट होती है, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स लेवल जो भी बनते हैं,
ठीक है। इन सब की जो हम स्टडी होती है वो किसके अंदर पढ़ते हैं, एम्ब्रोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर डेफिनेशन आएगी और एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है। हाँ, ये आप खुद देखें, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन फीटस आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी, ठीक है। पैलेंटोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ द फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स दैट लिव्ड ऑन अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। पैलेंटोलॉजी जो है वो हम फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है वो कोई भी चीज़ अगर मर जाती है तो उसको मिट्टी में दफना देते हैं, ठीक है। उसके फॉसिल्स बन जाते हैं ना मिट्टी के अंदर, ठीक है। चाहे वो पौधा तो वैसी मिट्टी में उगता, अगर वो वैसे ही मर वगैरह जाए या ख़राब हो जाए तो वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। इंसान अगर मर जाए तो उसको हम मिट्टी में दफनाते हैं। जानवर अगर कोई मर जाए तो वो भी, अगर आप जंगल की एग्जांपल लें तो वहाँ पर तो कितने जानवर रोज़ मरते हैं और वो ऐसे ही मिट्टी में पड़े रहते हैं, ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं ना, तो उनके वहाँ पे क्या बन जाते हैं, फॉसिल बन जाते हैं। तो उनके फॉसिल्स की जो स्टडी हम करते हैं, हम मतलब अब अगर आपको किसी की हड्डी मिली है किसी ज़मीन में से, अगर हम उस हड्डी को स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगी, पैलेंटोलॉजी में आएगी। हम स्टडी करेंगे कि ये किस जानवर की हड्डी है या किस इंसान की, किस ऑर्गेनिज्म की हड्डी है, ठीक है। तो जब हम ऐसी स्टडी करते हैं ताकि हम इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि हम एक आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ते हैं कि ये किस चीज़ के लिए, किस ऑर्गेनिज्म की है और कितने साल पुरानी है, कि मतलब कितने साल हो गए हैं इस चीज़ को मरे हुए और इसके फॉसिल्स हमें आज यहाँ पे मिल रहे हैं। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, हिस्ट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब उन फॉसिल्स की स्टडी, जो उनके बच्चे कुचे होते हैं। फॉसिल्स क्या होती है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। कभी कभार हमें राख मिलती है, राख की भी हम स्टडी करते हैं, अगर कोई जला दे, फॉसिल्स होते हैं ना वो, उनकी जब हम स्टडी करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए या पढ़ने के लिए कि कितने साल हो चुके हैं इस चीज़ को ख़त्म हुए या ये क्या चीज़ है, तो उसको हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, पैलेओंटोलॉजी, ठीक है। टैक्सोनॉमी हमारे पास क्या है, अच्छा इसकी पैलेंटोलॉजी की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, यही कि एग्जांपल कह रही हूँ, डेफिनेशन तो दी हुई है कि पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स एंड एंशिएंट लाइफ फॉर्म्स दैट लिव्ड ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये जो हम डायनासोर्स के बारे में आजकल रिसर्चेस वगैरह आती रहती हैं, या एंशिएंट जानवरों के बारे में जो रिसर्चेस आती है, वो उनके फॉसिल से स्टडीज़ साइंटिस्ट ने की है और वही हम लोग पढ़ते हैं। बल्कि ये बॉक्स भी हमारे पास यहाँ पे दिया गया है फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड लॉन्ग अगो। ये फॉसिल एग्जांपल उन्होंने ये देखिए डायग्राम में भी शो किया हुआ है, ये फॉसिल एक दिया हुआ है, किस चीज़ का फॉसिल है। दे कैन बी बोन्स, टीथ, शेल्स और इवन इम्प्रिंट्स लाइक फुटप्रिंट्स विच हैव टर्न्ड इनटू रॉक over a million of years ago. Fossils help scientists learn about life in the past. तो फॉसिल्स मैंने आपको वही बताया, रिमेनिंग होता है क्या, प्रिजर्व्ड रिमेन। प्रिजर्व्ड रिमेन्स मतलब जो हम खुद बचा लेते हैं कि उसको ख़राब नहीं करना, ये हमारे पास रिमेनिंग है। अगर किसी का फुटप्रिंट, अब किसी जानवर का, किसी हाथी का फुटप्रिंट मिट्टी में दबा तो वो क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो उसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है या बचा के रखा है ख़राब होने से, ताकि उसको स्टडी कर सके। तो ये फॉसिल्स हमारे पास कुछ भी हो सकती हैं, टीथ भी हो सकती हैं, बोन्स भी हो सकती हैं, शेल्स भी हो सकती हैं, जैसे स्नेल के शेल्स या बहुत बड़े बड़े टर्टल्स के शेल। पहले वक्तों में तो जानवर भी बहुत बड़े बड़े होते थे, अब तो बहुत छोटे हो गए हैं, ठीक है। फुटप्रिंट्स, इम्प्रिंट्स ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करती है, साइंटिस्ट को हेल्प करती हैं क्या करने के लिए, पास्ट लाइफ के बारे में कि पहले क्या था और क्या नहीं था, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है जी, हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी अब मुझे तो पता है, लेकिन आप लोगों के लिए शायद ये एक नई टर्म हो जिससे आप लोग बिल्कुल फेमिलियर नहीं है। टैक्सोनॉमी मींस जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ये प्लांट है, एनिमल है और ह्यूमन है, ठीक है। ये तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, और सॉरी 4th माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन, अब एनिमल्स की कितनी क्लासिफिकेशन है, एनिमल्स को हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, मतलब डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस, ऑन डिफरेंट बेसिस। वो क्लासिफिकेशन उनके लाइफस्टाइल पर हो सकती है, उनके रहन सहन कैसा है, और क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर पर हो सकती है, उनके फंक्शंस पे हो सकती है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं, उनके ग्रुपिंग करते हैं, उनके ग्रुप्स बनाते हैं चीज़ों के, ठीक है। तो बेसिक मतलब स्टडी तो आपको पता तो चल गया कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं। टैक्सोनॉमी क्या करते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द क्लासीफाइंग लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ और
एंड डिफरेंसेस हैं एंड असाइनिंग दैम साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स देते हैं और उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पे उनको क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमल की लेते हैं, एनिमल के लिए हमारे पास कितने क्लासेस हैं वो आगे डिटेल सेकंड या थर्ड चैप्टर में आपकी आती है टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रही हूँ कि किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। जिस तरह अब हमारे पास एनिमल्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम जो पानी में जानवर रहते हैं उनकी क्लासिफिकेशन करें तो इस तरह से हमने ग्रुपिंग बनाई है कि उड़ने वाले जानवर अलग होते हैं और ज़मीन पर रेंगने वाले अलग होते हैं, ज़मीन पर ज़िंदा रहने वाले अलग होते हैं और पानी में तैरने वाले और पानी में ज़मीन पर भी ज़िंदा रहने वाले अलग होते हैं। ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनकी ग्रुपिंग बनाना और उनको डिफरेंट नेम्स हैं उनकी समझ, जिससे हम देखते हैं कि ज़मीन पर रहने वालों की, जैसे अगर मतलब बियर्स की बात करें या बियर्स के अंदर भी हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशन है। पोलर बियर अलग होती हैं। अब पांडा जो है वो भी बियर की एक वो है ना नस्ल ही है, लेकिन क्लासीफाई उसका डिफरेंट ग्रुप है। तो ये हमने उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पे उनको क्लासीफाई किया, उनको नाम दिए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ें जो है हम टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। 11th हमारे पास आ जाती है इकोलॉजी। इकोलॉजी से हम लोग पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एनवायरमेंटल बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड लेक फॉरेस्ट एंड डेजर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। स्टडी अब इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप कि अब जैसा इंसान है, हमसे इंसान नहीं, अगर हम किसी जानवर की बात करें, अब कोई जानवर जंगल में रह रहा है, उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरीके से सर्वाइव करने के लिए ज़िंदगी गुजार रहा है, खाना कैसे बनाता है, मतलब अपने लिए खाने के लिए, अपने रहने के लिए वो किस तरीके से रह रहा है। तो इसको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, एक इकोलॉजी के अंदर। इसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट टू सर्वाइव इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये इसकी डेफिनेशन होगी, एग्जांपल हमारे पास दी है। अब हम पढ़ते हैं पौंड। पौंड हमारे पास क्या है, पौंड हमारे पास एक वो है ना हैबिटेट है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हैं वो एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब फिशेस होंगी, टर्टल्स होंगे, मतलब कितनी चीज़ें होंगी, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और उनका क्या इंटरेक्शन होता है पौंड के अंदर, आपस में उन जानवरों को क्या इंटरेक्शन होता है और मतलब पानी के साथ उनका क्या इंटरेक्शन है, फिर वो सरफेस पे आते हैं कि नहीं, उनका क्या इंटरेक्शन है, ये सब चीज़ें क्या हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट भी इसी तरह से के तरीके से डेजर्ट में रहने वाले जानवर और होते हैं, उनका क्या अपने डेजर्ट में क्या हॉट एनवायरनमेंट होता है, तो वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, फिर वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं सर्वाइव करने के लिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे पास इकोलॉजी के अंदर आती हैं और उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। जी, सब मरीन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, तो आप लोग समझ रहे हैं कि अब आप सी के अंदर जा रहे हैं और डीप सी क्रिएचर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मरीन जो है वो सी लेवल की होती है, ठीक है। द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन सी इज़ कॉल्ड मरीन बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ फिश, व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइसेस, स्पंजेस, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क्स एक्सेट्रा। अब नाम सुन के आप लोगों ने डर नहीं जाना, ये जो नाम है ये क्रीचर्स हैं जो कि हमारे पास सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डीप भी प्रेजेंट हो सकते हैं और मतलब इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये सारी मछलियाँ ही हैं बेसिकली, अगर आप कहें तो इनकी क्लासिफिकेशन आगे होती है, लेकिन अभी इस लेवल पे आप लोगों के लिए मतलब आप लोग सिर्फ मरीन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो बस इसको आपको पता चाहिए कि क्या है। जब हम डीप सी क्रिएचर्स को पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मरीन बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। एग्जांपल भी दी हुई है और इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया है कि हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकें, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकें डीप सी क्रिएचर्स को, ठीक है। मरीन बायोलॉजी बस यही है। पैथोलॉजी हमारे पास क्या है, पैथोलॉजी बेसिकली हम डिज़ीज़ को भी कहते हैं। तो जब हम डिजीज़ की स्टडी करते हैं डायग्नोसिस के लिए, कि पहले हम स्टडी करते हैं कि डिज़ीज़ है क्या, किस वजह से कॉज हो रही है, अगर कोई इन्फेक्शनस डिज़ीज़ है, वायरस है या कुछ भी है, जब हम उस डिज़ीज़ को स्टडी करते हैं कि इसका कॉज क्या है, फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो वो क्या किस ब्रांच में आता है, पैथोलॉजी। बेसिक डेफिनेशन क्या है, पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ मलेरिया एंड कोविड-19, ठीक है। डेफिनेशन भी दी हुई है हमारे पास और एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस क्या है, वी स्टडी द पैथोलॉजी टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द डिजीज़, देयर इफेक्ट्स एंड टू फाइंड द ट्रीटमेंट,
ठीक है। ये सब चीज़ें, ये मतलब बेसिकली हम स्टडी कोविड-19 का पढ़ने के लिए रिसर्च वगैरह ये क्या है, पैथोलॉजी के अंदर हम करते हैं रिसर्च वगैरह। टेस्ट वगैरह जो हम करते हैं बेसिक हॉस्पिटल्स में जो हम टेस्ट वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया या कोई भी टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ये सब हम पैथोलॉजी की ब्रांच में करते हैं। लैब्स जो हैं वो पैथोलॉजी पढ़ के आते हैं, वो टेस्ट करते हैं, पता करते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, इसका कॉज क्या है, किस चीज़ है, किसी वायरस ने, किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन किस चीज़ से कॉज हुआ है, फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, कि मतलब कितनी सिवियर काइंड ऑफ डिज़ीज़ है या आगे कितनी सिवियरिटी कॉज कर सकती है, और फिर इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट को ढूंढते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी आपको इम्यून जो वर्ड आ रहा है वो किससे आ रहा है, इम्यून सिस्टम से आ रहा है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपका इम्यून सिस्टम आ रहा है। ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द इम्यून सिस्टम विच इज़ द बॉडीज़ डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिसीज़ेज़. It focuses on how the body recognizes and fights off harmful substances like bacteria and viruses, and how vaccines work to protect against illnesses, for example, prevention of polio through vaccination. ठीक है। जब हम स्टडी करते हैं बॉडी के डिफेंस सिस्टम को, बॉडी के डिफेंस सिस्टम के हमारे पास 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ओबियसली आपकी स्किन आ जाती है, सेकंड फिर आप सेकंड और थर्ड आप लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी अगर आपको पता है तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है, लेकिन डिफेंस सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम पैदा है, सेल्स हैं, स्किन्स हैं, एसिड्स हैं जो भी रिलीज़ होते हैं, किस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी के। किसकी ब्रांच, जब हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम को, ये 3 डिफेंस लाइन्स उनको पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है इन डिफेंस लाइन्स का, इनका फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है, किस तरीके से डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ रहा है, अगर कोई वीकनेस आ रही है, तो उसको पता करने के लिए या उसको दूर करने के लिए जो भी चीज़ें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं वो किस ब्रांच में पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी। ठीक है। तो इसमें बेसिक डेफिनेशन इसकी यही है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ द इम्यून सिस्टम विच इज़ द बॉडी से डिफेंस सिस्टम एंड अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज़। ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ पढ़ते हैं ये। अब इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, डिफेंस प्रोवाइड करना। सबसे पहले ये क्या करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन आएगा, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा कि ये कोई बाहर की चीज़ आ रही है, ये हमारी बॉडी की चीज़ नहीं है, ये हमारे बॉडी के लिए ख़तरा है। ठीक है। पहले ख़तरे को डिटेक्ट करेगा, फिर उसको मारने के लिए एजेंट्स बनाएगा, मतलब वो एंटीबॉडीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है। मतलब उसको मारने की तरकीबें सोचेगा या जो भी करेगा, जो भी प्रोसेस है वो करेगा। ठीक है। वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस। फिर वैक्सीन जो हमारे पास दी जाती हैं, वैक्सीन कैसे काम करती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे उनका डिफेंस सिस्टम पे असर होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्यूनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है प्रिवेंशन ऑफ पोलियो थ्रू वैक्सीनेशन। ठीक है। वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैक्सीन कैसे बनती है, कितने किस्म की वैक्सीन होती हैं और उनका कैसे ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है। तो बेसिक अगर मैं आपको बताऊँ तो वैक्सीन में ये होता है कि हमारी बॉडी में ना जिस तरह अगर कोई बड़ी बीमारी है, अब मैं बीमारियों का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप सोचें अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब एक बीमारी फैली हुई है दुनिया में। ठीक है। लेकिन आपने अपनी बॉडी को उसके ख़िलाफ़ तैयार करना है कि अगर आपके पास वो है तो आप उसको मार दें। तो आप अपनी बॉडी के अंदर ना छोटी बीमारी, मतलब माइनर, जिसका इतना ज़्यादा कोज नहीं होएगा, एक बहुत जानलेवा बीमारी और एक माइल्ड बीमारी है, मतलब उसके सेल्स को आप एंटर करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, जो वैक्सीन इंजेक्शन हमें दिया जाता है। ठीक है। जब आपकी बॉडी में एक बीमारी जाएगी छोटी, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। एंटीबॉडीज़ वो सेल्स होते हैं जो कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस को किल करते हैं, मारते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी के आर्मी होती है, फौजी होते हैं जो कि मारने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है। तो वो क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बना देगी। फिर इन केस अगर कोई जानलेवा बीमारी जो फैली हुई दुनिया में वो अगर आपकी बॉडी में इंटर करेगी, तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एंटीबॉडीज़ मतलब फ़ौजी आपके तैयार होंगे, अगर कोई भी बाहर का बंदा आएगा तो वो उसे ख़त्म कर देंगे। समझ लगी। लास्ट ब्रांच जो हमारे पास दी हुई है 15th, वो है फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन्स दवाइयाँ, ड्रग्स, केमिस्ट्री। ठीक है। जहाँ पर हम लोग फार्मेसी, जो हम फार्मेसी का वर्ड आप यूज़ करते हैं दवाइयाँ लेने के, तो वो क्या करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं। वो वाली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम किसी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवाई बनाएंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, मेडिकेशंस, कोई भी मेडिसिन हो, उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, इट्स इंटरेक्शन विद द बॉडी एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड टू ट्रीट डिजीजेस. इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द effects of medications and their mechanism of action and how they are absorbed and distributed and eliminated in the body.
ठीक है। फार्माकोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम डिफरेंट ड्रग्स को पढ़ते हैं कि ये ड्रग्स क्या है, मतलब किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, फिर ये बॉडी के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, इनका बॉडी के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, इनके क्या हमारे पास प्रोस एंड कॉन्स आ जाते हैं। मतलब पहले हम पढ़ेंगे कि ड्रग्स बनते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, फिर अगर बॉडी के साथ बॉडी के अंदर हम इंटर करें तो उसका क्या रिएक्शन आएगा, ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से हम इन ड्रग्स को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो ये सब स्टडी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर। दवाइयाँ बनाते हैं और मतलब इसके जितने भी कॉजेज़ हैं, जितने भी वो हैं प्रिवेंटिव मेजर, सब कुछ इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये नीचे एक बॉक्स दिया हुआ छोटा सा। द वर्ड फार्माकोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीनिंग ड्रग और पॉइजन टुगेदर विद द अदर ग्रीक वर्ड लोगोस विद द मीनिंग ऑफ स्टडी ऑफ और नॉलेज, ठीक है। तो वही है, लोगस का मतलब तो स्टडी और रीजनिंग ही होता है और फार्माकोन का मतलब था ड्रग्स और पॉइजन। तो जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसको हम इसमें डालते हैं फार्माकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 1.3 रिलेशनशिप ऑफ द बायोलॉजी विद द अदर साइंसेस। कि बायोलॉजी का जो दूसरी साइंसेस है जैसे फिज़िक्स होगी या केमिस्ट्री होगी, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड an interdisciplinary science which is related to other sciences. Therefore, it is multi-dimensional subject. The best example to support this is the movement of animals that follows the laws of motion in physics. So, biology is not an isolated science and is associated with other branches of science such as biophysics, biochemistry, biometry, computational biology, biogeography, biotechnology, and bioeconomics. यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि बायोलॉजी जो है एक हद तक महदूद नहीं है, इसका दूसरी साइंसेस के साथ भी ताल्लुक़ है। ये एक मल्टी डायमेंशनल है कि ये दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेटेड है। किस तरह से रिलेटेड एग्जांपल उन्होंने दिए जब हम पढ़ते हैं। अब किसी भी जानवर का स्ट्रक्चर या फंक्शन तो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कि उसकी ये अगर हाथ है वो मूवमेंट किस तरह प्रोवाइड कर रहा है, किस एंगल से प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हम फिज़िक्स के जो लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, फ़िज़िक्स के 3 लॉज ऑफ मोशन है वो आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे, वो हम पढ़ते हैं। वो इस तरीके से बायोलॉजी फ़िज़िक्स से रिलेट हो जाती है, ठीक है। फिर बायोकेमिस्ट्री से किसी हम फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी में क्या है, केमिकल्स है, ड्रग्स है। तो जब हम चीज़ को स्टडी या फिर हमारी बॉडी के अंदर, अब हमारे बॉडी के अंदर एग्ज़ाम्पल आप स्टमक की लें। स्टमक हम किसके अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर, लेकिन स्टमक के अंदर हमारे पास एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे खाने को हज़म करते हैं। उन एसिड्स की पीएच को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम यही चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। बायोमेट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइकोनॉमिक्स, ये सारी इन सब के साथ क्या है, बायोलॉजी रिलेटेड है। आगे अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स, बायोमेट्री एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। आज के लिए बस इतना ही। अब ये जो बाकी रिलेशनशिप वाला टॉपिक है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और इनको अच्छी तरीके से समझें और याद भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।